नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का दम आज देखने को मिला है, जहां भारत और यूएस की ये डील इस वक्त डन हो चुकी है। और इस डील से सीधे तौर पर भारत के जो कई सारे सेक्टर हैं उनको फायदा मिलेगा। लेकिन इस डील के डन होते ही क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएं। किस तरीके की प्रतिक्रिया इस समय देश में अलग अलग जगह से आ रही है, वो तमाम प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डील डन हुई तो उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आता है, जिस पोस्ट को देखकर यह नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं। आखिर इस पोस्ट में, इस सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है बताएंगे इसके बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, जी हां, जहां यूएस और भारत की इस डील के बाद में शेयर मार्केट पर इस डील का सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए कि शेयर मार्केट जो है वो आज तूफानी तेजी आज सुबह से देखने को मिल रही है। आखिर क्या है असर शेयर मार्केट पर, बताएंगे विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि जिस पल का सभी को इंतजार था वो आज अब आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ लंबे समय से चल रही ट्रेड डील की घोषणा कर दी, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा आगे आने वाले समय में। और इस डील से भारत यूएस के जो संबंध है वो भी मजबूत होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे करीबी दोस्त बताया, तो वहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया है। भारत यूएस डील का असर जमीनी तौर पर दिखना भी शुरू हो चुका है। जी हां, ग्लोबल शेयर मार्केट और भारत के शेयर मार्केट पर इसका सीधे तौर पर असर भी पड़ रहा है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वही कंपनियां जो भारत से अमेरिका में निर्यात करती हैं उनके लिए भी अब रास्ते वापस खुल चुके हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते पर अगर हम नजर डालते हैं तो भारत में 3 ऐसे फैसले लिए गए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत और स्ट्रांग होगी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे करेंगे हम चर्चा इस पूरी डील को लेकर के, इस डील से आगे आने वाले समय में होने वाले लाभ को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक हफ्ते के अंदर भारत की इकोनॉमी के लिए आई 3 अच्छी खबर 3 तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। तो इकोनॉमी के लिए एक हफ्ते के अंदर ये 3 अच्छी खबर सामने आई। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं 27 जनवरी की, जब भारत ईयू ट्रेड डील हुई, यानी कि आज मंगलवार है और पिछले मंगलवार को ये डील हुई थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया। उसके बाद में अभी हाल ही में 1 फरवरी को आर्थिक विकास को मजबूत करने वाला बजट 2026 से पेश किया गया, जिसमें भविष्य को ध्यान में रखा गया और साथ ही युवाओं को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया था और जिसको पूरे देश के आगे रखा गया। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं 2 फरवरी की, और अब सिर्फ 18% टैरिफ, जहां भारत अमेरिका की ट्रेड डील और अब सिर्फ भारत के ऊपर 18% ही टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। तो एक हफ्ते के अंदर ये 3 तस्वीरें इस वक्त सामने आई है, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। और आप समझिए कि इन 3 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको बूस्टर डोज मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सबसे पहले ईयू डील साइन हुई। ईयू डील साइन होने का मतलब एक साथ 27 देशों के लिए भारत के रास्ते खुलना, तो उसका सीधा असर रोजगार पर भी और तमाम क्षेत्रों पर पड़ रहा है। दूसरा, बजट 2026। तो इस तरीके से ये 3 तस्वीरें अलग अलग नजर आई। लेकिन इसके साथ ही भारत और यूएस डील अब डन हो चुकी है, जिसमें इस डील से कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो ये ट्रेड डील हुई है, दोनों देशों को सीधे तौर पर फायदा होगा। क्योंकि पहले जो टैरिफ था वो 25% था और 25% से घटाकर अब उसे 18% कर दिया गया। लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी, चर्चा हो रही थी ट्रेड डील को लेकर के और सहमति, लेकिन अब इस पर बन चुकी है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात भी की है इस डील को लेकर के। और जैसे ही ये बातचीत पूरी होती है, इस बातचीत के पूरी होने के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट सामने आया और इस डील के होने के बाद में कहीं ना कहीं दोनों देशों को सीधे तौर पर
फायदा होगा, हर क्षेत्र को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। आयात और निर्यात की में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनको सीधे तौर पर इससे फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही जहां फायदा तो होगा ही, जमीनी स्तर पर इसका असर थोड़े टाइम बाद दिखेगा। लेकिन शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट पर इसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेड डील का वेलकम देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में काफी तेजी देखने को मिली है। 3,800 अंकों की छलांग के साथ सेंसेक्स खुला और वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी 1220 अंकों की उछाल आज देखने को मिली है। तो शेयर मार्केट पर सीधे तौर पर इस डील का असर नजर आ रहा है और बाजार में जो मजबूत तेजी है वो बरकरार है इस डील के बाद से। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा भी जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ में दो मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेहमानों की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से ताल्लुक रखते हैं, उनका रुख करेंगे। और साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, शिशिर सिन्हा। सबसे पहले श्यामा, आपके पास में आना चाहेंगे। शेयर मार्केट का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और इस डील के बाद सीधा असर शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक लंबी छलांग के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। श्यामा जी देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें तो मार्केट्स को सबसे ज्यादा पसंद है कंटिन्यूटी, और एकदम से जो सरप्राइज आता है मार्केट उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन ये जो सरप्राइज आया है ये देर रात में कल दोनों ही प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट की ओर से एक तरीके से काफी ज्यादा एक सुखद न्यूज रहा मार्केट के लिए। और आज आप देखें तो मार्केट काफी ज्यादा एक अच्छा कारोबार कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों से लगातार लाल में था, रेड में कारोबार कर रहा था। आज आप देखें तो इसका मूवमेंट जो है अपवर्ड की तरफ हो चुका है और कई सारे सेक्टर्स, रियल्टी, हेल्थ केयर, जो ये सारे टेक्सटाइल, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा एक अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये पॉजिटिविटी की सेंटिमेंट है, कॉन्फिडेंस की जो सेंटिमेंट है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चर्चा लगातार दोनों ही गवर्नमेंट्स में जारी थी कि कब इस डील को क्रैक किया जाए, कब इस डील को लोगों के सामने लाया जाए। और आज ये कल देर रात को ये आ चुकी है, तो आज से हम देख रहे हैं कि एक मार्केट के लिए बहुत हैप्पी मोमेंट है, पॉजिटिव मोमेंट है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये सस्टेन्ड मोमेंट रहे, क्योंकि काफी लंबी समय से मार्केट काफी अच्छा कारोबार नहीं कर रही है। और चूंकि ये कॉन्फिडेंस की बात हम कर रहे हैं तो काफी सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर लीजिए या इंडियन ग्रोथ स्टोरी की बात कर लीजिए, अब वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी की वजह से हम ये देखेंगे, एक्सपेक्ट भी करेंगे कि और ज्यादा जो निवेश है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश है, वो भारत में आता हुआ दिखेगा। चलिए श्यामा, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। प्रोफेसर गुलशन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर गुलशन, अगर हम बात करें एक हफ्ते की, तो बीते एक हफ्ते में 3 बड़े फैसले, जिसमें पहला EU डील, उसके बाद में अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हुआ हमारा बजट 2026 और अब अमेरिका के साथ ये डील, कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये तीनों चीजें काफी एक सोची समझी नीति की अलग कड़ियां हैं। और अब जब ये तीनों हमारे सामने हैं तो अब लगता है कि सरकार तीनों ही चीजों के तीनों इन बजट के ऊपर, EU डील के ऊपर, US डील के ऊपर एक साथ उनकी एक पूरी लंबी सोच बना के इसके ऊपर काम कर रही थी। और इसका पूरा लक्ष्य हमको दिखता है कि जैसे हम देखते हैं कि भारत का जो लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत का है, उसके लिए क्या भारत की अर्थव्यवस्था को, क्या भारत के विदेशी व्यापार को, हमारी निवेश की नीति होनी चाहिए, वो इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। EU की डील डेफिनेटली हमने जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कैसे भारत ने यूरोपीय संघ को अपना व्यापार का, निवेश का, तकनीक का और ग्रीन ट्रांजिशन का साझेदार बनाया है लंबे समय के लिए जी। और बजट में भी जो है वो 1 साल का लेखा जोखा तो था रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, लेकिन उसमें भी एक लंबी अवधि की सोच दिखती थी। बिल्कुल। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, जो खासतौर से टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान दिया गया, तो पहले ही सरकार मुझे लगता है कि इसके बारे में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थी कि ये EU की डील भी होगी और अल्टीमेटली हमारी US की डील भी जो होनी है, तो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की नीतियों को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारत के व्यापार जगत को किस तरीके से उसके लिए लंबे अवधि के लिए तैयार किया जाए। अब ये दोनों डील जो है, अभी उसका भी टेक्स्ट आना बाकी है, EU वाली डील का भी,
और यूएस डील के बारे में तो थोड़े अभी बयान ही आए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बाद में हमको दोनों सरकारें देंगी तो पता चलेगा ठीक से। लेकिन अब निश्चित तौर से भारत ने मन बनाया है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में, जो बड़ी दोनों हमारी जो शक्तियां हैं पश्चिम की, चाहे वो अमेरिका हो और यूरोप हो, दोनों के साथ मिलके, क्योंकि भारत को अगर 8-9% का ग्रोथ अगर अगले 10-20 साल में, 10-15 साल में रखना है, तो उसके लिए हमको भारत से सेविंग्स भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तकनीक भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। तो जो वो तब तक हो पाएगा अगर हम उनकी कंपनीज के साथ वहां पे जुड़ेंगे। जी। और वो जुड़ने के लिए निश्चित तौर से, जैसे खास तौर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं, बड़े सालों जब से वो आए हैं, तो वो भी अपनी मार्केट चाहते हैं, अपने निवेश के लिए भी और अपने निर्यात के लिए भी। बिल्कुल। तो वो मार्केट भी हमको थोड़ी उनको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले में जैसे हमने ईयू की डील में देखा कि किस तरीके से हमने अपने एग्रीकल्चर को और कुछ दूसरे सेक्टर्स को थोड़ा उसमें बचा के रखा। जी। इसमें हालांकि ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि जीरो टैरिफ भारत कर देगा, लेकिन वो ऐसा है, वो तो टेक्स्ट आने में पता चलेगा कि कितने लंबे अवधि में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कैसे हम अपने जो है अलग अलग जो मार्केट्स हैं उनके लिए खोलेंगे। लेकिन निश्चित तौर से ये एक सोच ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कॉन्फिडेंस है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे बिल्कुल। जो खास तौर से सर्विसेज के एक्सपोर्ट जो बढ़ रहे हैं, उसमें पश्चिम के दोनों बड़ी मार्केट के साथ जुड़ना भारत के लिए एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है, एक समझ है। और उसको बड़ी सोची समझी रणनीति के जी। तैयार ये तीनों चीजें एक दूसरे की पूरा सिंक्रोनाइजेशन तीनों चीजों में दिखता है। चलिए, बिल्कुल गुलशन जी। और हमारे साथ में इस वक्त शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, एक तरह से अगर हम देखें तो जो टैरिफ की बात अभी तक अगर हम देखें तो 50% था, उसके बाद में अभी से 18% कर दिया गया। बाकी देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ है, क्योंकि चीन की अगर हम बात करें या इंडोनेशिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो उन पर टैरिफ जाता है, जिससे भारत में कहीं ना कहीं कई सारे जो सेक्टर्स हैं उनको सीधे तौर पर फायदा आगे आने वाले समय में पहुंचता हुआ नजर आएगा। शिशिर जी। देखिए, पिछले अगर जून से लेकर के अब तक देखें, जून में हमने ब्रिटेन के साथ समझौता किया, उसके बाद हमारा ओमान के साथ हुआ, फिर न्यूजीलैंड के साथ हुआ, ईयू के साथ हुआ और अब अमेरिका के साथ, यानी कि ये 5 व्यापारिक समझौते हैं। जी। और इस समझौते के केंद्र बिंदु में जिन आपने क्षेत्रों की बात की, उसमें से मेरे लिए 3 क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण है वो है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। जी। टेक्सटाइल सेक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वस्त्र कपड़े के मामले में हम काफी ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, हम लोगों को रोजगार देते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा जो क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए जेम्स एंड ज्वेलरी है, रत्नाभूषण का है। वहां पर भी जो है वो काफी लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे लिए है वो है मोबिलिटी का, यानी कि जो हमारे मानव श्रम है, जो कुशल है, उनके लिए हम किस तरीके से बाहर के लिए रास्ता खोलते हैं। तो इन बिल्कुल। अगर 5 समझौतों को आप देखिए, चाहे ब्रिटेन से हम बात करें या फिर हम अमेरिका पे आए, इन 5 समझौतों में इन 3 तथ्यों के ऊपर हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। और जो एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि कृषि क्षेत्र को हम कैसे बचाते हैं। जी। हालांकि न्यूजीलैंड के समझौते में कुछ मामलों में थोड़ा सा जो है वो कृषि क्षेत्र को लेकर के चर्चा होने लगी कि इनडायरेक्ट वे में आप उनको अप्रत्यक्ष तौर पे आप उनके लिए डेयरी में कुछ रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर कृषि क्षेत्र के मामले में बिल्कुल ही स्पष्ट है। तो हमारी नीति बिल्कुल साफ है कि हम उन क्षेत्रों के लिए बाजार और बेहतर करें जहां जी। पर मानव श्रम के लिए ज्यादा इस्तेमाल करने की गुंजाइश बने, और दूसरी ओर हमारे जो अपने जिसको कहते हैं ना कि हमारी जो सबसे बड़ी नीति है कि हम अपने कृषि क्षेत्र को किस तरीके से एक तरीके से संरक्षित करके रख सके। तो इन सभी व्यापारिक समझौतों में इस बात का खास तौर पर जिक्र है। बिल्कुल, इस व्यापारिक समझौते में इसका जिक्र भी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत जो है इस वक्त ग्लोबली तौर पर भी लगातार मजबूत हो रहा है। प्रोफेसर गुलशन, अगर हम देखें तो एक एक करके कई सारे देशों के साथ लगातार समझौते हो रहे हैं, जिनका जिक्र अभी हाल ही में शिशिर जी ने भी किया अपनी बातों में, और जो कहीं ना कहीं भारत को आगे आने वाले समय के लिए और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। जी। नहीं, उसमें शिशिर जी ने बिल्कुल सही कहा जो उन्होंने जो सेक्टर्स की बात की, क्योंकि वैसे एवरेज तौर से अगर हम देखें तो यूरोप में भी, अमेरिका में और पश्चिम के सब देशों में टैरिफ उनके एवरेज बहुत कम है। जी। लेकिन ये खास तौर से जो सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं या दूसरे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी काफी, फिर भी 10-15% टैरिफ हमको, हमारे उद्योगों को, हमारे निर्यात को वहां पे झेलना पड़ता है। तो उसमें निश्चित तौर से ये कुछ सेक्टर्स जरूर हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिसमें सीधा फायदा तुरंत उनको वहां पे होगा।
और बाकी सारे जितने एग्रीमेंट्स अभी हमने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं इन दोनों के अलावा जो पहले शिशिर जी ने बताया, वो ये भी दर्शाता है, क्योंकि हम देखें कि 2012-13 के बाद से लेके 2020-22 तक हमने कोई बहुत बड़ा कोई समझौता नहीं किया था। उसका कारण था क्योंकि मुझे लगता था कि एक तो ये लगता था कि जो हमारे पहले समझौते थे हमको उससे पूरा कोई फायदा शायद उतना नहीं हो पाया जितनी हमको उससे उम्मीद थी। तो एक नए तरीके के एग्रीमेंट्स हमने नेगोशिएट करने शुरू किए। दूसरे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 3-4 साल से एक्सपोर्ट्स हमारे पहले से काफी बड़े हैं। जो थोड़ा स्टैग्नेशन था पहले, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था, जी। दूसरे दिक्कतें भी आ गई थी। तो पिछले जो 22-23 के बाद से जितने हमने ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उससे पूरा एक भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे पॉलिसी मेकर्स को मुझे लगता है एक कॉन्फिडेंस है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी धीरे से खोल सकते हैं, हम दूसरे सेक्टर्स में भी, कम्युनिकेशन में भी खोल सकते हैं। और ये उस टाइम हो रहा है जबकि सबसे बड़ी चीज इसमें देखने वाली ये भी है, क्योंकि भारत उस समय ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है जब पूरा अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा WTO का जो वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम है जी। वो पूरा एक तरीके से चरमरा गया है बिल्कुल। और चारों तरफ प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है। तो उस तरह का जो माहौल है अफरा तफरी का, जिसमें हर अर्थव्यवस्था को बचाने में लोग लगे हैं, पहले से बंद करने में लगे हैं, उसमें ये भारत की क्योंकि सबसे तेजी से उभरती हुई जी अर्थव्यवस्था बिल्कुल। है, तो एक कॉन्फिडेंस है। और हम चाहते हैं कि जो जो ग्लोबलाइजेशन से जिससे हमको कुछ पहले फायदा हुआ, उसको बंद होने की बजाय हम उसको एक रूल बेस्ड सिस्टम के थ्रू, और भारत उसका एक बहुत अच्छा साझेदार हो सकता है। और जो भी साझेदार उसके अंदर भारत में जुड़ना चाहता है, जैसे हमने यूके के साथ किया और पूरा यूरोप एक तरीके से हमने कवर किया है, यूके से भी किया, एफ्टा कंट्रीज के साथ है, क्योंकि पहले हमारे जो एग्रीमेंट्स थे वो काफी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एशिया में थे। तो ये अब एक नया एक सोच है, क्योंकि हमने जो है अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में और यूएस के साथ, जी। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का भी और गवर्नमेंट का भी एक कॉन्फिडेंस है भारत की अर्थव्यवस्था में कि हमको अब फायदा तभी होगा अगर हम बाकी देशों के साथ भी जुड़ें और वहाँ की तकनीक को, वहाँ के निवेश को यहाँ पे लाएं और उनके जी लिए उनकी थोड़ी मार्केट खोलें, तभी हमारे लिए वो अपनी मार्केट खोलेंगे। बिल्कुल। हम एक दूसरे का, और वैसे भी भारत की अगर जब हम बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात लगातार भारत करता है और अपने साथ साथ बाकी देशों का भी फायदे की बात भारत करता है। और अभी हाल ही में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI स्टार्टअप्स के साथ एक बैठक भी की थी। तो ऐसे में शिशिर जी, और जब ये बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना उन्होंने जताई थी कि हम अपने देश में तो चीजें बनाएं ही लेकिन उनका निर्यात भी करें। तो अब जो ये 18% की बात हो रही है, टैरिफ 18% अब लगेगा, यानी कि जो चीज भारत में 100 रुपए में बनी है, 100 रुपए में मार्केट में है, वो चीज 150 की ना बिक के 118 रुपए में अब अमेरिका में बिकेगी, जिससे सीधे तौर पर मेड फॉर द वर्ल्ड की जो भावना है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। शिशिर जी। निश्चित तौर पर एक बात आपको ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं ना कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि जितनी क्षमता है उसका हम अभी 2/3 से कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वो बढ़ाने की जरूरत है। उसके बढ़ाने के पीछे 2 फायदे हैं। एक तरफ आपको बाजार मिलता है, दूसरी तरफ आप रोजगार के मौके देते हैं। बिल्कुल। और तो अर्थशास्त्र में हम एक प्रक्रिया को जो हम समझते हैं उसको हम लोग सूचक्र कहते हैं, यानी कि वर्चुअस साइकिल कहते हैं। वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा होना। आप यदि मांग बढ़ती है तो कंपनियां ज्यादा उत्पादन करती है, ज्यादा उत्पादन करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार जी मिलता है तो लोगों के हाथ में पैसा आता है और फिर बिल्कुल। मांग बढ़ती है। अर्थव्यवस्था क्या है? मांग और आपूर्ति का खेल है। इस मांग और आपूर्ति के बीच में हम कैसे अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं, बाजार में कितनी पैठ और गहरी कर सकते हैं, घरेलू मांग के साथ साथ वैश्विक मांग को कैसे पूरा कर सकते हैं और हमारी अपनी क्षमता का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी सौदों में, इन सभी समझौतों में और प्रधानमंत्री जी के जो बयान है उनका अगर आप सार समझे तो वो यही है कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन और बेहतर किया जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही मांग और आपूर्ति के तो हम बात कर ही रहे हैं, और अब मांग भी बढ़ेगी और आपूर्ति भी पूरी भारत करता हुआ कहीं ना कहीं इसके जरिए नजर आएगा। लेकिन हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। प्रोफेसर गुलशन, इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह दर्शाया गया था कि जो ग्लोबल GDP है उसमें किस देश का कितना योगदान है, और इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है 17% योगदान के साथ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आने वाले समय में
जितने भी बड़े ग्लोबल टारगेट्स हैं, जो भी ग्रोथ होनी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर, अ, उससे पहले से कहीं ज्यादा भारत उसके अंदर अपना योगदान दे रहा है। जी। चाहे वो 2030 में अगर आपको जो पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर टारगेट्स को पूरा करना है, या पूरा अगर ग्रीन ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, नेट जीरो टारगेट, चाहे वो हमारे हैं 2070 का, या पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से रिन्यूएबल को अगर लेके आना है, और ये तो इस तरह से ये है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था का एक वो मुकाम हो गया है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था में यहाँ पे जो विकास होगा, वो निश्चित तौर से उसका भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत के उद्योगों को, भारत के निर्यात को तो उसका फायदा होगा, जी। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपका कद जो है, आपकी अर्थव्यवस्था पहले से बढ़ रही है। और जो जैसे आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, क्योंकि भारत तो वैसे भी ग्लोबल साउथ की बात करता है। इस साल अभी तो हम ब्रिक्स के भी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, और हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किए थे जब G20 के टाइम में। तो भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ उसका जो फायदा होगा, उसको सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं अच्छा देखते हैं, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, पूरे रूल बेस्ड सिस्टम को मजबूत करने में हम विश्वास करते हैं। उसके साथ जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट के, और जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको हम ये भी चाहते हैं कि हम वो तीसरी दुनिया के जो हमारे ग्लोबल साउथ के साथी हैं, उनके साथ भी उनको शेयर किया जाए। तो बहुत बड़ा हमारा एक जो प्रोग्राम है पूरा डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट फाइनेंस का, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का हमारा जो है, चाहे वो लाइंस ऑफ क्रेडिट के थ्रू हो, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग का हो, जी। या जो ग्रांट के जो प्रोजेक्ट्स हम पूरे तीसरी दुनिया के देशों में, खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों में और अफ्रीका में, हम उसमें उसका योगदान करते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर अच्छा करती है, उसका कोई अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो उसका निश्चित तौर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, जी। उसका तीसरी दुनिया के देशों को फायदा होगा। और हम तो सिर्फ यही नहीं चाहते कि जैसे पहले हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते थे, तो अभी तो पिछले कई सालों में जैसे हम ये ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की भी बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस है, कुछ हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं, अगर जो पश्चिम के देश भी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप के देश हो, जापान हो, उनके साथ भी मिलके, उनकी तकनीक लेके, उनके रिसोर्सेज को लेके, हमारे अपने एक्सपीरियंस को लेके भी हम तीसरी दुनिया के देशों के अंदर भी दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जी। इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पूरा जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो लाभ है, और पूरी दुनिया को होने वाला है उससे, और इसीलिए भारत की तरफ सिर्फ पश्चिम के देश भी देख रहे हैं, और तीसरी दुनिया के देश जो हमारे ग्लोबल साउथ के साथी हैं, वो भी हमारी तरफ देखते और हैं। भारत इस समय हम देखें तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन रहा है, ग्लोबल तौर पर लगातार मजबूत भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आशीष जी, अब बात करें अगर इस डील की, तो इस डील होने के बाद में जो जमीनी स्तर पर इसका असर है वो थोड़े वक्त के बाद हमें नजर आने लगेगा, लेकिन शेयर मार्केट पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि एशियाई शेयर मार्केट में भी पॉजिटिविटी नजर आई, और साथ ही जो भारत का शेयर मार्केट है वहां पर भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। शिशिर जी। बिल्कुल, देखिए बाजार को क्या होता है, बाजार उम्मीदों पे चलता है। बिल्कुल। बाजार जो है हो चुका होता है उसको डिस्काउंट कर देता है। तो बीते 2 दिनों के जो घटनाक्रम थे, खासतौर पे मैं बजट की बात करूं, और बजट के दिन जिस तरीके से हमने शेयर बाजार में देखा था एक खास प्रस्ताव की वजह जी। से, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। अब आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं, जिन क्षेत्रों की बात की जा रही है, उन क्षेत्रों में कारोबार बढ़ेगा तो उन कंपनियों के लिए एक बेहतरीन मौका बनेगा। जी। और सबसे अहम बात यह है कि रुपये पर जो दबाव बना हुआ था वो कम होगा। और अभी के समय में अगर मैं देखूं तो लगभग 90 रुपये 12 पैसे पे रुपए का भाव जो है वो डॉलर के मुकाबले चल रहा है, यानी कि रुपए पे दबाव थोड़ा कम हुआ है। ये विदेशी निवेशकों को थोड़ा एक राहत दे रहा है। तो आप कई घटनाक्रम को मिला करके चलिए, चाहे वो फेडरल रिजर्व की बात हो, या फिर दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंक की बात हो, चीन के रुख की बात करें, इन सभी का संयोग मिला करके शेयर बाजार आगे बढ़ रहा है। और शेयर ठीक है। बाजार के लिए आज का जो ट्रिगर पॉइंट अमेरिका का ऐलान है। जी, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस डील का जो सीधा असर है वो ग्लोबल तौर पर भी पड़ेगा और भारत पर तो खास तौर पर पड़ेगा। अगर बात करें हम इस डील के बारे में, तो आखिर किन किन सेक्टर्स को फायदा मिलता हुआ खास तौर पर नजर आएगा जैसन जी? देखिए टेक्सटाइल तो एक है ही, जेम्स एंड ज्वेलरी है, आईटीए सर्विसेज सेक्टर की हम लोग बात करें उसमें मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। इसी बीच सीधा रुक करते इस वक्त किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए, तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। हाँ, वो तो अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा चल रहे हैं। कल राज्यसभा में तो अच्छी तरह से डिबेट डिस्कशन हुए हैं। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सुझाव भी आए। अब सोचिए, लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के चिंता करके सुधर जाए और आज अच्छे सोच के साथ खुद तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं। उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहा है। अगर सर चेयर का निर्देश नहीं मानते राहुल गांधी तो क्या होगा सर? उसका तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कायदे से तो सबको नियम मानना होता है। हम सब चुने हुए सदस्य हैं और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, वहाँ कंडक्ट का जो प्रोसीड्यूर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही संसद चलता है, हाउस चलता है। इसलिए कोई इसको अपमानना ना करे, सब इसको पालन करना चाहिए। सर, और किसी बिंदु पर चर्चा हुई? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। सारा एनडीए साथियों को प्रधानमंत्री जी ने सराहना किया है कि एनडीए परिवार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीतते हैं। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना और अच्छा नीति के साथ देश को आगे ले जाना। जहां जहां एनडीए सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय स्तर पर कॉरपोरेशन, काउंसिल और पंचायत लेवल में हो, सब जगह एनडीए पार्टी ने बहुत अच्छा अपना भूमिका निभाई है। इसलिए एनडीए हर जगह कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले 5 राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या कि चुनाव को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा
कि हम चुनाव जीत गए इसलिए आराम करना नहीं। हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने यूएस डील पर भी कुछ बोला है सर? ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो है ट्रेड डील पर सवाल कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है, ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। केरला कांग्रेस की ओर से एक्स पे पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि यूएस 18% हमसे लेगा और हम 0% लेंगे। और ऐसा उसको मालूम नहीं है, उसने पूरा पढ़ा नहीं होगा, पूरा आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। पीएम के लिए गेट लॉ जैसे शब्द का इस्तेमाल। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक हुई उसका जिक्र किया। उसमें कहा कि जितने भी सांसद वहां पर मौजूद थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और इसके साथ ही उन्होंने ईयू डील का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत आज इस समय अगर हम देखें तो 39 देशों के साथ एग्रीमेंट कर चुका है और इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी हमलावर होते हुए किरण रिजिजू नजर आए। और इसी के साथ जो हमारे साथ जो दोनों खास मेहमान जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।